योजना चला दें कि बॉर्डर पे भेज दें हमें। अच्छा। कि भाई भर्ती कर ले सेना में, कम से कम तसल्ली दो जो कि हम सेना में भर्ती हो गए। इससे कम संघर्ष है वहाँ पे बॉर्डर पे। यहाँ संघर्ष ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। ये जो लागू किया गया है भैया एनसीआर में, आप 1 अक्टूबर से आप जनरेटर नहीं बनाओ, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। बिजली की सप्लाई नहीं है इसलिए जनरेटर यूज करे हैं, और जनरेटर अगर बंद हो गए तो बिना बिजली के उद्योगों का होगा के। आश्वासन सब देते हैं, चाय भी पिलाते हैं, बैठाते भी हैं, लेकिन बिजली नहीं देते। बिजली चाहिए तो बिजली, चाय तो हमारे से पी लें। मेरी इंडस्ट्री में यदि 10 मिनट भी लाइट चली जाती है तो फायर होने का डर रहता है। अच्छा। तो उसके बाद मैं जनरेटर नहीं चलाऊं तो आग लग जाएगी फैक्ट्री में। ये सोच रहे हैं कि हरियाणा से शिफ्ट करके राजस्थान जाएं या पंजाब जाएं या महाराष्ट्र में जाके इंडस्ट्री लगाएं, फिर यहाँ हमें रेवेन्यू जनरेट करने का कोई फ़ायदा थोड़ी। मेन समस्या सिर्फ बिजली की है इस टाइम। सब चीज़ों के बगैर काम चल जाएगा यदि बिजली के बगैर मतलब नहीं इंडस्ट्री चल सकती। मतलब उद्योग वीरों को समस्याएं इतनी है कि वो अग्निवीर बनने के लिए अग्निवीर तैयार बनने हैं। को तैयार है। हमें बंद कराओ हमारे उद्योग, हमें वहाँ पे नौकरी दे दो, हम वहाँ कर लेंगे। इससे कम लड़ाई है वहाँ पे बॉर्डर पे। डिब्रूगढ़ में जो लगभग 4000 इंडस्ट्री हैं, उसको आज सबसे बड़ी चिंता यही सता रही है कि 1 अक्टूबर से क्या होगा। 1 अक्टूबर तक दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के एरिया में भी डीजल के जनरेटर बंद हो जाएंगे, जड़ तक बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा उनका। जिस तरीके तय सर्दियां नज़दीक आती जाने लग रही हैं, तो दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा इस धीरे धीरे उठता शुरू हो जाएगा, वहाँ की वायु ने लेकर, वायु प्रदूषण ने लेकर, और सरकार के अजीबोगरीब फैसले भी शुरू हो जाएंगे। इसी में अजीबोगरीब क्यों कहूँ मैं, उस पर भी आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से पराली के जलाने पर रोक लगे है, डीजल के व्हीकल जो हैं उनके 10-15 साल की लिमिट लगा दी जाए कि उससे पुराने दिल्ली में नहीं बढ़ेंगे। उसके अलावा ईव जो CAQM है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, उसका एक और फैसला आया है कि 1 अक्टूबर तक दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR के एरिया में भी डीजल के जनरेटर बंद हो जाएंगे, जड़ तक बंद हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा उनका। और इस एक फैसले तय सबसे ज़्यादा अगर समस्या दिल्ली NCR के एरिया में आवा है तो वो आवा है यहाँ के उद्योगपतियों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने। क्योंकि गुड़गांव के बाद, गुड़गांव जो दिल्ली के साथ लगता सबसे बड़ा हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब है, उसके बाद अगर दूसरा नंबर आवा है तो वो बहादुरगढ़ का आवा है। और इस टाइम बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रीज़ की जो कॉन्फेडरेशन है, जो ग्रुप है इनका, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज, उसके कुछ सदस्य, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बहादुरगढ़ के जो हैं वो हमारे साथ हैं। इनकी क्या समस्या है, जनरेटर बंद होने से कितनी बड़ी दिक्कतें इंडस्ट्री वालों ने उठानी पड़ेंगी कि अब इनके सामने चुनौतियां हैं, उन सब पे बातचीत करेंगे। और इस एक छोटे से फैसले ने पूरी इंडस्ट्री में हाहाकार मचा रखी है। इतनी सारी परेशानियां जो इनकी हैं उन सब पे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा कैमरे ने एक बार आगे ले आओ। नमस्कार जी, प्रवीण गर्ग है हमारे साथ, जो कोबी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज, उनके अध्यक्ष हैं। प्रवीण जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार विक्की जी। पहला जो फैसला आया है उसको लेके आप लोग क्या सोचते हो, कितना सही कितना गलत है? जो ये पिछले साल भी, पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है, CAQM की जो दिशा निर्देश है, पोल्यूशन की वजह से जो NCR में 1 अक्टूबर से गाइडलाइन लागू होती है जो फरवरी एंड तक चलती है। बेशक से ठीक है, हम भी देश के नागरिक हैं, पोल्यूशन हमें भी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को भी नहीं चाहिए, हमारे कर्मचारियों को भी नहीं चाहिए, हम भी इसके साथ हैं। लेकिन हमारे झज्जर ज़िला में लगभग 5000 उद्योग हैं, लाखों कर्मचारी हैं, और बिजली की जो सप्लाई है, सरकार से एक ही बार बार निवेदन है कि बाकी चीज़ें आप दें या ना दें, जबकि हम बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हमें सीवर, पानी, लाइट, रोड्स की सुविधा तो दें, लेकिन सबसे पहले प्लांट का प्रोडक्शन होना या फैक्ट्री का चलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कम से कम कर्मचारियों को रोज़गार मिले और सरकार को रेवेन्यू मिले। तो बिजली की सप्लाई बिल्कुल नहीं है आज की डेट में, ऐसी हालत है। आज 31 अगस्त हो गई है, कल से 1 सितंबर हो जाएगा, 1 महीना लगभग बच गया, ज़्यादा टाइम है भी नहीं। अभी सभी इंडस्ट्री को, पूरे ज़िले की इंडस्ट्री को, खासकर बहादुरगढ़ में जो लगभग 4000 इंडस्ट्री हैं, उसको आज सबसे बड़ी चिंता यही सता रही है कि 1 अक्टूबर से क्या होगा। क्योंकि बिजली की सप्लाई अगर नहीं है, जनरेटर आप 1 अक्टूबर से हम लोग चला नहीं सकते, गैस लाइन है नहीं,
जनरेटर गैस लाइन नहीं है तब भी अगर गैस कनेक्शन अगर अप्लाई करना है तो गैस कंपनियों को अगर 250 उदाहरण के तौर पर 250 किलोवाट का जनरेटर का अगर हमें कन्वर्ट कराना है तो 22 लाख रुपए तकरीबन उसका खर्चा आता है। अच्छा। RECD किट लगाने के लिए और उसके इंस्टॉल अपना सिक्योरिटी जमा कराने के लिए और मीटर कनेक्शन जो गैस के हैं उनको अगर मिलाएं 250 किलोवाट पे तो लगभग 22 लाख रुपए का खर्चा है, और वो भी तब जिसमें 30% डीजल चलाना पड़ेगा, 70% गैस चलेगी और पावर कैपेसिटी जनरेटर की कैपेसिटी रह जाएगी 70%। अब बात ये है कि चलो भी सरकार के पास बिजली नहीं है, तो अगर बिजली नहीं है तो जितनी मेट्रो चल रही हैं या हॉस्पिटल्स चल रहे हैं या सिनेमा हॉल चल रहे हैं, मॉल शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स को तो आप इमरजेंसी में परमिशन दे रहे हो, जहाँ क्या उन रेवेन्यू इंडस्ट्री से नहीं आता या एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री से नहीं आती, उनको इमरजेंसी में अब 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी लाइट जाती है उसकी परमिशन दें। हमें नहीं चाहिए परमिशन, आप हमें सप्लाई दे दें, बिजली पूरी दे दें। हमारे बगल की राज्य राजस्थान है, राजस्थान बगल में ही है, गुड़गांव के बगल से स्टार्ट हो जाता है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। इधर बगल में यूपी का एरिया बागपत वगैरह स्टार्ट हो जाता है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। जितनी समस्याएं सारी हरियाणा में ही है। इस तरीके का जो फैसला है वो पिछले दिसंबर में भी शुरू हुआ था, फरवरी के एंड तक रहा था। BS4 मॉडल की जो कारें हैं वो एक बार फिर अब बंद कर दी जाएंगी दिल्ली NCR के एरिया में, और जनरेटर वगैरह हैं डीजल के, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। और ये खबर जिस तरीके से, क्योंकि ये दिन जिस तरीके से नज़दीक आने लग रहा है उसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जाने लग रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने कहा था कि अजीबोगरीब फैसले सरकार के, अजीबोगरीब इसलिए है कि प्रवीण जी ने बताया बिजली की सप्लाई नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है इसलिए जनरेटर यूज करे हैं, और जनरेटर अगर बंद हो गए तो बिना बिजली के उद्योगों का होगा कि कहाँ से प्रोडक्शन होएगी और कैसे वो रेवेन्यू जो देश के लिए गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं वो कैसे होगा। हम पिछली बार भी 1 अक्टूबर से जब ये गाइडलाइन लागू हुई थी हम तब से संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तब से हमने DC या SC चीफ इंजीनियर बिजली बोर्ड, इवन मुख्यमंत्री महोदया को कम से कम सैकड़ों लेटर लिख चुके हैं, मेल कर चुके हैं सैकड़ों बार। पिछले महीने 22 जुलाई को माननीय रणजीत सिंह चौटाला जी बिजली मंत्री को लेटर दिया, उससे पहले हमने जून में लेटर दिया, लेकिन कोई आश्वासन जरूर मिलते हैं, आश्वासन सब देते हैं, चाय भी पिलाते हैं, बैठाते भी हैं, लेकिन बिजली नहीं देते। बिजली चाहिए तो बिजली, चाय तो हमारे से पी लें, लेकिन चाहिए तो बिजली, बिजली नहीं मिलती, आश्वासन बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो अगर यही हालात रहे, आज हमारे इंडस्ट्री से यहाँ पे अलग अलग एरिया से जिले के आए हुए हैं, यही चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले कि भी ग्वालियर में क्या रेट है इंडस्ट्री का, सप्लाई कैसी है, कहते हैं जी बहुत बढ़िया सप्लाई है, क्योंकि सबके लिंक है, कोई मटेरियल लेते हैं, कोई देते हैं, सप्लायर भी हैं, बायर भी हैं। अगर कानपुर की बात चल रही थी कि कानपुर में भी हमारे लोगों के लिंक है, नेटवर्क पूरे इंडिया में है सब इंडस्ट्री का। अगर हम अपने हरियाणा को छोड़ दें या खासकर जो NCR को छोड़ दें तो बाकी सब जगह पे हालात बिजली के बड़े अच्छे हैं। इवन कुछ फीडबैक ऐसे भी हैं कि NCR से बाहर निकलते ही बिजली बड़ी अच्छी है। अच्छा। जब NCR में गाइडलाइन लागू होती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी NCR को देनी चाहिए, और हरियाणा का बेस है NCR से रेवेन्यू आता है, NCR पे टिका हुआ है सारा बेस हरियाणा का, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। तो आपने कहा कि ये लेटर है, देखने लग रहे हो था हम, जो रणजीत सिंह चौटाला जो हैं बिजली मंत्री हरियाणा के, उनसे मुलाकात हुई, उनसे अपनी शिकायत सुनाई और आश्वासन जरूर मिला, चाय पानी भी मिली, लेकिन अब तक जो सुविधा चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली है। 1-2 बार की बात है, 2 बार वो उनसे मिल चुके हैं और कई जगह भी इस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, लेकिन अभी तक समाधान पर नहीं पहुंचे हैं, नतीजा कोई नहीं निकला है और समस्या जो कि त्यों बनी है। अब समस्या बड़ी जो बनने लग रही है वो है जनरेटर बंद होने। और प्रवीण जी ने कहा है कि जब मॉल चलेंगे, शॉपिंग मॉल चलेंगे और जो रेस्टोरेंट हैं वो चलेंगे, हॉस्पिटल चलेंगे, मेट्रो चलेगी, तो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं चल सकती, वहाँ पर जनरेटर क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं ज़रूरी सेवाओं में ही आवे हैं। बिल्कुल, बिना इंडस्ट्री के तो इंडस्ट्री ही बेस आज की डेट में, अगर देश की हम बात करें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री 2 ही बैकबोन है। कहाँ से आता है रेवेन्यू? 90% रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। बिल्कुल। आज की डेट में खेती कोई करना भी नहीं चाहता, खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए ऑटोमेशन में धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो गए, नई जनरेशन खेती करना नहीं चाहती, नई जनरेशन भी इंडस्ट्री में जाना चाहती है, और इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार के पास। तो या तो हमें कोई ये योजना दे दे ऐसी कि आपको टेंशन मत लो, आपके जो ये बैंक के इंटरेस्ट हैं, लोन है, या जो आपने कर्जे ले रखे हैं, फैक्ट्री जो कर्जों से लेके बनाई है, या जो आपके बिजली के बिल हैं, PF है, ESI है, या एम्प्लॉय का जो आपका कर्मचारी इतने हज़ारों लाखों यहाँ काम
करें, उनका घर परिवार की चिंता हम करेंगे, खुद सरकार कहती है तो हम भी बैठ जाते हैं शांति से, हम भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं यात्रा पे। हम यात्रा पे भी नहीं जा पाते, कहीं सातों दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे अपनी फैक्ट्री में संघर्ष करते रहते हैं। इससे अच्छा तो सरकार हमें ये जो कोई योजना चला दे कि बॉर्डर पे भेज दे हमें, अच्छा। कि भाई भर्ती कर ले सेना में, कम से कम तसल्ली तो हो जाए कि हम सेना में भर्ती हो गए। इससे कम संघर्ष है वहाँ पे बॉर्डर पे, यहाँ संघर्ष ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। तो मतलब उद्योग वीरों को समस्याएं इतनी है कि वो अग्निवीर बनने के लिए अग्निवीर तैयार बनने हैं। को तैयार है, हमें बंद कराओ हमारे उद्योग और हमें अग्निवीर में कर लो, मतलब हमें वहाँ पे दे दो, हमें दाखिला, हमें वहाँ पे नौकरी दे दो, हम वहाँ कर लेंगे। इससे कम लड़ाई है वहाँ पे बॉर्डर पे। इस वक्त जब देश में उत्पादन में उद्योगों की बात करूं तो टू व्हीलर बनाने में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे इंडिया है, और कारों की बात करूं तो तीसरे नंबर पे है। ओवरऑल अगर फोर व्हीलर की बात करें तो चौथे नंबर पे इंडिया है। वो सारा इन इंडस्ट्रियलिस्ट की बदौलत है जितने भी देश में हैं, और उन्हीं में से जो बहादुरगढ़ की झज्जर की इंडस्ट्रीज है उनकी ये समस्याएं बिजली न लेके इतनी सारी हैं। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार, मेरा नाम हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप कोल है। मैं MI पार्ट बी में फैक्ट्री चलाता हूँ, किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? कटिंग टूल्स की। तो आपकी फैक्ट्री में बिजली का मतलब कैसा है, कितनी आती है, बिजली कितनी? तो बहुत इरेगुलर है। मेरा मानना ये है, अगर सरकार कोई नीति बनाती है उसके साथ उसको ये भी सोचना चाहिए, या तो हमें 24 घंटे बिजली दे, वरना हमें कुछ अलाउ करे 2 घंटे 3 घंटे जब बिजली जाती है। यह सरकार का दायित्व है कि वो हमें 24 घंटे की बिजली दे। हमारे कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के कि जहाँ पे कट लगता है, आपका जो चल रहा होता है उस टाइम, जो भी चीज़ चल रही होती है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो से फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे CNC पे है, आप प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ, हाँ जी। आपकी लाइट चली गई, तो आपने जब लाइट चलेगी, इवन जनरेटर स्टार्ट करने के बाद भी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ज़ीरो से। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं कि जब बनना शुरू हो जाए, हर बीच में अगर बिजली जावे है तो एकदम से वो सारी प्रोसेस शुरू से करनी पड़ेगी, चाहे उसमें 2 घंटे इन्वेस्ट हो लिए हों चाहे 4 घंटे, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। वो सारा वेस्ट होगा। या आपके मोल्डिंग के कई फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, उनका भी यही वेस्ट हो जाता है। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि सरकार या तो हमें 24 आवर्स बिजली दे, या ये जो लागू किया गया है भैया NCR में, आप 1 अक्टूबर से आप जनरेटर नहीं बनाओ, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। ये सरकार को तो चाहिए कोई गाइडलाइन लाए। ठीक है जी, अगर इतने घंटे हमारे पास बिजली नहीं है आपके लिए, आप जनरेटर चलाइए, या हमें गैस पाइप्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध करे। इंडस्ट्री जाएगी कहाँ? लेकिन गैस की, जैसे प्रवीण जी ने कहा, कन्वर्जन चार्ज इतना हैवी है। वो भी है। मैं कहता हूँ चलो शुरुआत तो कहीं करें। वो तो शुरुआत भी नहीं हुई, कन्वर्जन तो है ही है। वो तो एक छोटा सा फैक्ट्री ओनर जो 250 गज में चलाता है या 100 गज में, आप मुझे ये बताइए कि 22-23 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा? बिल्कुल, कि छोटे जो उद्योगपति हैं वो कहाँ से इतना, और नाम भले ही सुनने में बहुत बड़ा लगता हो उद्योगपति, जने बेराना कितने अरबों खरबों रुपए कमाता होगा, अरबों खरबों का मालिक होगा। आपने क्या लगा है कि बारीक समस्याएं इन उद्योगपतियों की हैं? मैंने 4 महीने पहले, वेद प्रकाश मेरा नाम है, समर्थ रैगजिन के नाम से, 4 महीने पहले मैंने गैस का कनेक्शन अप्लाई किया था 6 लाख रुपए देके। गैस वाले को 15 दिन से रेगुलर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाता अच्छा, फोन ही नहीं उठा रहे ना। और बिजली का क्या बिजली का तो बहुत हालत ख़राब है। मेरी इंडस्ट्री में यदि 10 मिनट भी लाइट चली जाती है तो फायर होने का डर रहता है। अच्छा, तो उसके बाद मैं जनरेटर नहीं चलाऊँ तो आग लग जाएगी फैक्ट्री में। 250 डिग्री पे तेल उबलता है, जब तक उसको 100 डिग्री नहीं लाऊंगा तब तक मैं उसको बंद नहीं कर सकता। तो अब जो ये फैसला इस तरीके का आया है कि जनरेटर आप चला ही नहीं सकते 1 अक्टूबर से, तो उसमें और कितनी समस्याएं आपके सामने? समस्या तो यही है, क्या करेंगे? हम तो चलाएंगे, उसका बंद कराएंगे तो करा देंगे, सील करेंगे भी, और क्या करेंगे? या तो आग पकड़ेगी फैक्ट्री, उसमें बंद ही नहीं कर सकते, क्या करेंगे बताओ? या तो पूरा का पूरा फैक्ट्री का ही नुकसान अगर आग पकड़ ली तो, या फिर अब जुर्माना भुगतने को तैयार है, और क्या करें? और कोई रास्ता दिखाई कोई नहीं दे रास्ता रहा। नजर ही नहीं आता, या बंद कर दे प्लांट बिल्कुल ही। तो जिस तरीके से सरकार वादे बहुत कर रही है कि उद्योगपतियों के लिए हमने ये कर दिया, बीजेपी सरकार हम सिर्फ के emergency- कह रहे हैं या कोई भी सरकार आए अपनी तारीफें बहुत करती हैं कि उद्योगों के मामले में हम बहुत कुछ, हरियाणा नंबर 1 बना देंगे, हर राज्य की बात है ये। तो आज कैसे देख रहे हो सर? मेन समस्या सिर्फ बिजली की है इस टाइम। सब चीज़ों के बगैर काम चल जाएगा। यदि बिजली के बगैर मतलब नहीं इंडस्ट्री चल सकती। हमारे कहने का मतलब से आधा घंटा 20 मिनट जब भी लाइट जाती है उसके लिए हमें परमिशन मिली जाए जनरेटर की। सरकार से यही हाथ जोड़ के हमारी विनती है। लगभग 1 महीने पहले
देवेंद्र सिंह बबली जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, वो बहादुरगढ़ आए थे और इन उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी थी और उनके निवारण के लिए भी कुछ आश्वासन दे के गए थे। लेकिन वो छोटे छोटे बहुत सारी समस्याएं थी। अब जब 1 अक्टूबर से जनरेटर बंद करने की बात आवा है तो वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं ये लोग भूलने न तैयार हैं। एक समस्या जो सबसे बड़ी है वो बिजली की है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट वो बिजली की समस्या पे आकर अटक गए हो, तो क्या लगता है बाकी समस्याओं के लिए अभी पहले बिजली से ही निपटना है? कितनी दिक्कतें हैं? बिजली की वजह से आज की डेट में जितने भी मेरे पास आई एम ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब ऑर्डर्स जितने भी मेरे पास ऑर्डर हैं, कम से कम 20 करोड़ के ऑर्डर हैं, सारे के सारे पेंडिंग चल रहे हैं 3 से 4 महीने। अच्छा। और जब डिपार्टमेंट को अप्रोच करो, हरियाणा की बात बता रहा हूँ, उन डिपार्टमेंट को अप्रोच करो कि हमारी डीपी बढ़ा दो, तो वो डीपी बढ़ाने को तैयार नहीं है। अच्छा। और बिजली देने को तैयार नहीं है। तो हम क्या करें बताइए, कहाँ जाएं, किसको बोलें? इतना सफ़र हो रहा है, लेबर बैठी रहती है, जनरेटर चला नहीं सकते, चलाएंगे तो वो उसके लिए परमिशन चाहिए। और जो हमारा मेन काम है वो फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स का है। अच्छा। ठीक है जी। और अगर हम टाइम पे नहीं देंगे तो वो इक्विपमेंट काम नहीं आएगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह सरदार जी हमारे साथ हैं और इनका काम जो फैक्ट्री का है वो है फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स का। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बिजली तो पूरी है नहीं, जनरेटर के सहारे काम चला है, अगर वो भी नहीं करेंगे तो टाइम पे पहुंचा नहीं पाएंगे अपने ऑर्डर जो डिलीवरी है। जैसे बिजली जाएगी, मेरे पास सीएनसी बेस्ड मशीन्स हैं, बिजली चलेगी, जैसे हमारे कोलीग ने बताया, कौशल जी ने, कि फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर उसकी एक्यूरेसी, फिर दोबारा से हमें जीरो से उसको स्टार्ट करके उस इक्विपमेंट को दोबारा से उसको फिर दोबारा नया प्रोसेस करना पड़ेगा। टाइम, मटेरियल सब वेस्ट हो गया मेरे लिए, सब वेस्ट हो गया और दोबारा से उसी पे मेहनत शुरू। फिर दोबारा से मेहनत शुरू। आप कितने साल से आप यहाँ पे इंडस्ट्री है? मेरी यहाँ पे 2005 से इंडस्ट्री है। पहले के 2005 में अगर देखा जाए तो 2005 से 10-12 तक यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं जाती थी। अच्छा। उसके बाद से ऐसा शुरू हुआ है कि बिजली आती कब है ये देखना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और अब ये नया एक ये आप जनरेटर नहीं चला सकते, तो इससे जनरेटर नहीं चला सकते कि जो आई है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हरियाणा से शिफ्ट करके राजस्थान जाएं या पंजाब जाएं या महाराष्ट्र में जाके इंडस्ट्री लगाएं, फिर यहाँ हमें रेवेन्यू जनरेट करने का कोई फ़ायदा थोड़ी है। मतलब हरियाणा में अब उम्मीदें दिख नहीं रही किसी? बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हरियाणा में एनसीआर दिल्ली के झज्जर में हैं, और इन्होंने जिस तरीके के हालात इन दिनों जिए हैं, इन दिनों देख रहे हैं समस्याएं कौन कौन सी और बड़ी आ सके हैं, उनसे अंदाज़ा ये लगाया है कि अगर हालात इसे रहे तो अब शायद ये इंडस्ट्रीज़ जो अपनी है वो यहाँ से शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि देश के लिए यहाँ से जो रेवेन्यू है बहुत बड़ी अमाउंट में वो यहाँ से निकला है, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है कोई भी।